तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, वाइट, रेड एंड ब्लैक। सो वाइट फॉस्फोरस जो है उससे रेड फॉस्फोरस बनता है और रेड से ब्लैक बनता है। वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल। एंगस्टीन 60 होता है, ये हमने देख ही लिया था लास्ट क्लास में। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड बट सॉल्युबल इन CH2, ये वाला जो पॉइंट है। P4 प्लस O2 जो है वो P4O10 बनाता है, ये भी पढ़ लिया था हमने। रेड फॉस्फोरस जो है इट इज लेसर रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CH2 बोथ, दोनों में रहता है। अल्फा ब्लैक जो है वो कैसे बनता है, रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन पे हीट करने के बाद। बीटा ब्लैक कैसे बनता है, व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे हीट करने के बाद। और ब्लैक फास्फोरस जो है वो थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल रहता है, मोस्ट स्टेबल तीनों में से। ये ध्यान रखनी है बात, थर्मोडायनामिकली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंसेस है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। अच्छा, इसका कंपाउंड है फास्फोरस का, दैट इज फॉस्फाइन, PH3 गैस। PH3 का शेप क्या रहता है, पिरामिडल रहता है, एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे होती है कि फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस को जब हम एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमारे पास बनता है PH3 और NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। P4 जो है वो 0 है, PH3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, NaH2PO2 में +1 है। तो यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है और जिसकी वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने का भी फॉर्मूला है जो हमने रेडॉक्स में पढ़ा है, 1/n इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। यहाँ से हमने n निकाल लिया। देख रहे हो सब लोग, देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछो कैलकुलेशन में। सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होता है, बेसिकली कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या बनता है, PH3 बनता है। जैसे यहाँ पे दोनों एग्जांपल में बताया है, सिंपल सिंपल है। कैल्शियम फॉस्फाइड को either it will react with H2 or HCl, we get PH3। देखो तुम्हारा जो प्योर PH3 है वो नॉन फ्लेमेबल होता है, बट इम्प्योर PH3 जो रहता है वो फ्लेमेबल रहता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज जो रहती हैं इनमें वो P2H4 और P4 वेपर्स की वजह से होती है। ये मतलब पता होना चाहिए कि इम्प्योर PH3 में इम्प्योरिटीज क्या रहती है, P2H4 और P4 वेपर्स। तो इनकी फ्लेमेबिलिटी जो है ना रहे, मतलब फ्लेमेबल ना रहे, तो हम क्या करते हैं, इसको प्योरीफाई करते हैं। उसके लिए हम HI से रिएक्ट कराते हैं। HI क्या करता है, PH3 को अब्जॉर्ब कर लेता है और PH4I बना लेता है। अब ये प्योर बन गया, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो प्योर पार्ट ही रिएक्ट करता है। फिर PH4I को हम रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वापस PH3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच इज प्योर। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस है, रॉटन फिश स्मेल है, एक्सप्लोड विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HCl2, Br2। कॉपर सल्फेट के साथ PH3 रिएक्ट कराते हैं तो क्यूप्रस फॉस्फाइड बनता है। मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ कराते हैं तो मर्क्यूरस फॉस्फाइड बनता है। इट इज अ वीकली बेसिक। वीकली बेसिक कैसे पता चला, क्योंकि HBr के साथ रिएक्ट करता है। HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब HBr इज अ वीक एसिड, तो PH3 इज अ वीक बेस। नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस।
फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या तो P2O3 विच इज फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड डाइमराइज कर जाता है, या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये भी डाइमराइज हो जाता है। तो P4O6 जो है वो कैसे बनता है, 4 जगह पे फॉस्फोरस लिख दो, सबके बीच में ऑक्सीजन लगा दो, बस आगे P4O6 P4O10 के लिए सबके लिए डबल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे दोनों बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, एंगल भी दिया हुआ है, इसका एंगल 100 डिग्री है, इसका 127 है, ये 102 है, ये 123 है। सब में पीओपी बॉन्ड्स काउंट कर लो, 6 पीओपी बॉन्ड्स हैं। P4O10 में P डबल बॉन्ड OB है, PP बॉन्ड 0 है। देखो बॉन्ड लेंथ दी हुई है, ये 166 है। ठीक है, ये 166 है इस, और ये 143 है। तो ये दोनों हो गए P4O6 P4O10 के बारे में। अच्छा, P4O6 जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H3PO3 बनाता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H3PO4 बनाता है। देखो ये जो डिफरेंस है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। P4O10 जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HPO3 बनाता है, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये हॉट वाटर के साथ जो डिफरेंशिएशन है ये थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो सिंपल है, P4O6 के साथ H3PO4 H3PO3 H3PO4 बनता है, और H क्या नाम है P4O10 के साथ HPO3 और H3PO4। तो H3PO4 is common in both, you have to remember the first reaction। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं डिहाइड्रेशन वाली, बट यहाँ पे HPO3 हमारा प्रोडक्ट मिलता है, ये हमें ध्यान रखना। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें। सर एक पेज और। सर वो वीक एसिड और वीक बेस वाला कॉन्सेप्ट है ना। सर HBr वीक एसिड कैसे? नहीं, वीक एसिड नहीं है HBr। HBr is a strong acid। सर वो बीआर के अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज नहीं होता ना। क्या क्या Br के अट्रैक्शन की वजह से? सर नहीं एचआई में भी नहीं सर एचएफ नहीं, क्या वो थोड़ी होता सर है। होता है एचएफ में होता है ना वैसा। हाँ वो HF में होता है। रुको एक मिनट,
इसका रीजन क्या होता है? सर पेज नंबर 182 पे। And like ammonia gives phosphonium compound with acids. अच्छा, वैसे ही है, मतलब वो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं, ये वीक एसिड, ये रीजन नहीं है ना, ये रीजन नहीं है, वो वीक बेस है बस, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा है और फॉस्फोनियम आयन बना रहा है, बस इतना ही ध्यान रखो। वीक एसिड इज रॉन्ग टू से। वेरी गुड राजवर्धन, है ना, मेरे भी दिमाग में नहीं आया। ये तो ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है, विच इज एसिडिक हाइड्रोजन, तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो ये क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, हाइपो, ऑर्थो, पायरो, 3 टाइप के होते हैं। हाइपो क्या होते हैं? लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं। ऑर्थो जो है वो ट्रू होते हैं। तो इसको हम अगर ध्यान देखें तो ऑक्सो एसिड की 3 फैमिली है, दो बेटे हैं ऑक्सो एसिड्स के। अस एसिड जो छोटा बेटा है, रिक एसिड जो बड़ा बेटा है। इनके 3 बेटे हैं, हाइपो, ऑर्थो, पायरो। हाइपो जो है वो सबसे छोटा बेटा, ऑर्थो मिडिल वाला, पायरो जो है वो सबसे बड़ा। बट किंग कौन है? किंग तुम्हारा ऑर्थो है। किंग कौन है? ऑर्थो है तुम्हारा, ट्रू। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि तुम्हारा जिस कैटेगरी में हम एसिड देख रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है, वो ऑर्थो से डिसाइड होता है बेसिकली। और बाकी जो है ना वो छोटे मोटे एसिड है इस टाइप के। तो ऑर्थो इज लाइक किंग अमंग 3 ब्रदर्स। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं पहला जो हमारा एसिड है, दैट इज H3PO2। H3PO2 जो है, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? अच्छा, स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें क्या है, P डबल बॉन्ड O और POH बॉन्ड फिक्स रहता है कि ये बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे। PP बॉन्ड और PH बॉन्ड या तो PP रहेगा या PH रहेगा, ऐसा रहता है। अब देखो, देर आर सो मेनी ऑक्सो एसिड्स, तो सबको मेमोराइज करना इतना इजी नहीं है। बट तुम अगर लॉजिकली चलोगे ना, जिस लॉजिक से मैं बता रहा हूँ, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब H3PO2 का जो स्ट्रक्चर है, H3PO2 क्या है? छोटे भाई का सबसे छोटा बेटा। अस एसिड क्या है? छोटा भाई है और इसका सबसे छोटा बेटा कौन सा? हाइपो है। तो हम हाइपो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है।
सबसे छोटा वाला प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, है ना। और इसमें क्या है H3PO2 में हमने क्या किया, हमने ये डबल बॉन्ड O फिक्स होता है, OH फिक्स होता है। अब बताओ हमारे पास क्या बाकी रह गया डायग्राम ये इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। BH बॉन्ड्स रह गए। 2 हाइड्रोजन रह गए, और 2 हाइड्रोजन हम ऐसे ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना वो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और जो OH वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन बेसिकली, इसमें क्या है एक ही एसिडिक हाइड्रोजन। समझ में आया H3PO2 के बारे में? यस। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन व्हाइट सॉलिड होता है, व्हाइट फास्फोरस प्लस एल्कली के साथ बनता है। इसका जो अनायन होता है वो होता है H2PO2-, जिसे हम हाइपोफॉस्फाइड बोलते हैं। स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होता है क्योंकि इसमें 2 एसिड बेसिक हाइड्रोजन होते हैं, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होते हैं। ये मोनोबेसिक होता है, इसका pK 2 के बराबर होता है। फिर आता है हमारा छोटे बेटे का, सबसे छोटे बेटे के बाद में कौन आएगा, सेकंड नंबर वाला बेटा, दैट इज H3PO3, जो कि ट्रू किंग होता है। H3PO3 इज ऑर्थो फास्फोरस एसिड। ये जो है डीलिक्विसेंट होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। P4O6 और PCl3 के हाइड्रोलिसिस से बनता है, हमने देख भी लिया ऊपर। और इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। H3PO3 में क्या होते हैं, 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं इस तरीके से। फिर H3PO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, विच इज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में जा सकता है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कर सकता है, और ये कर भी रहा है। देखो यहाँ पे H3PO3 is getting converted into H3PO4 and PH3 both. स्ट्रक्चर क्या है, ये H3PO3 है बेसिकली। 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और एक बेसिक हाइड्रोजन है, और बस 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो H3PO3 में ये 2 मेरे पास कॉन्जुगेट एनायन बनते हैं क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, डाइबेसिक होता है क्योंकि 2 एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो पायरो कैसे बनता है। पायरो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डिहाइड्रेशन ऑफ ऑर्थो। तो हम क्या करते हैं, ऑर्थो का डिहाइड्रेशन करते हैं। देखो यहाँ पे किया हुआ है, ऑर्थो का डिहाइड्रेशन किया हुआ है। देखो ऑर्थो के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, पानी को निकाल दिया, हमारे पास बन गया क्या, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब देखो पायरोफॉस्फोरस एसिड है ना, वो क्या है, छोटे बेटे का सबसे बड़ा वाला बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली ये सीरीज वाइज है, हाइपो, ऑर्थो और फिर पायरो। ये व्हाइट सॉलिड है PCl3 + H3PO3, और ये पायरोफॉस्फाइड है, रिड्यूसिंग डायबेसिक होता है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? H4P2O5 का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये रहा, जब भी ऐसे 2 फास्फोरस यूनिट में ऑड नंबर ऑक्सीजन आ जाए तो वहां पे POP बॉन्ड आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे POP बॉन्ड आया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो वो 2 फास्फोरस के बीच में एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा दूसरा सीरीज स्टार्ट हो गया, रिक एसिड वाला। तो उसमें पहला वाला कंपाउंड आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है? रेड फास्फोरस प्लस एल्कली से, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे पीपी बॉन्ड इज देयर। जिसे पीएच बॉन्ड नहीं होता तो पीपी बॉन्ड होता है, और पीपी बॉन्ड होता है तो पीएच बॉन्ड नहीं होता है। थोड़ा ये इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में आता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ट्राई बेसिक होता है। ये P4O10 प्लस H2O से बनता है। इसके बारे में सभी को पता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को। इसका हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। और HPO3 होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये पॉलीमेरिक होता है HPO3। ये मतलब एक सिंगल यूनिट है HPO3, बट मल्टीपल यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है। ये H3PO4 को हीट करने पे बनता है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो ये जो मेरा पायरोफॉस्फोरस फास्फोरिक एसिड है ना, तो उसको डाइफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर आ गया 7, तो पीओपी बॉन्ड आएगा ही आएगा। मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है ना, उसका हम ट्राइमेरिक कंपाउंड बना रहे हैं 3 यूनिट का। तो उसमें देखो कैसे बना रहे हैं। हमने क्या कर लिया, हमने उसे बेंजीन की तरह रख लिया इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH। फॉस्फोरस जो है 5 बॉन्ड बना सकता है बेसिकली, इसलिए उसको पूरा फुल कर दिया। इस तरीके से मेरा कंपाउंड बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? 3 सर। 3. 3. सीधा सीधा दिख रहा है। नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड 0 है, नंबर ऑफ पीएच OH बॉन्ड 3 है, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड O3 है, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स 3 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। क्लियर है बोलो? यस सर। Yes. Yes, sir. तो तुम्हारा नाइट ये ग्रुप 15 जो है वो खत्म हो गया इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर ग्रुप 15 की ये वाली PDF पेज भी। हाँ हाँ भेज दूंगा, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ग्रुप 16। ग्रुप 16 से ग्रुप 15 का एक इम्पॉर्टेंट वो है एप्लीकेशन, होल्मी सिग्नल बोलते हैं। तो जैसे जो शिप्स होती है ना, तो जैसे उसको रात में अगर सिग्नल देना हो तो उस सिग्नल के लिए यूज करते हैं। ये तुम्हारा सिग्नल है, ये जो फ्लेम है ना, फ्लेम जो है, ये फ्लेम से हम सिग्नल दे रहे हैं। ये फ्लेम जनरेट कैसे होती है, तो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बाइड कंपाउंड है, कैल्शियम फॉस्फाइड कंपाउंड है, तो इन दोनों से मिलके होल्मी सिग्नल बनता है। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास एसिटाइलिन बनता है। एसिटाइलिन क्या करता है, वो फायर बनाता है, बेसिकली फायर कैच करता है। और फिर जो PH3 है वो क्या करता है, वो स्मोक प्रोड्यूस करता है। तो जिसकी वजह से हमें सिग्नल हमें मिलता है बेसिकली। यहाँ पे लिखा हुआ है CaC2 on hydrolysis gives acetylene which catches fire easily, while calcium phosphide on hydrolysis gives phosphine gas which produces a lot of smoke which contains a combustible impurity of phosphorus dihydride. Phosphine produces special rings of smoke which are known as vortex rings. ऐसे ऐसे रिंग भेजती है तो उनको vortex ring बोलते हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बोलो। No, sir. नेक्स्ट है ऑक्सीजन सर फैमिली। स्पेशल ड्रिंक्स मतलब
कैसे वो जो कंटेनर होता है उसके अंदर शेप लेता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ऐसे बनेगा? नहीं नहीं, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। इनके कॉन्फ़िगरेशन भी लिखे हुए हैं, इनके सिंबल भी लिखे हुए हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली। एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। सिंपल सी बात है। फिजिकल स्टेट क्या है? ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज फॉर्म पी पाई बॉन्ड और O2 में एग्जिस्ट करता है, O डबल बॉन्ड O में। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ये क्या होते हैं? ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, डायटोमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते। ये S8 Se8 Te8 में एग्जिस्ट करते हैं। S8 का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, देख रहे हो? एवरी सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज इन एसिड। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? एसिड का होगा। क्यों होगा बताओ? साइज सबसे कम है तो भाई सल्फर का साइज सबसे छोटा है, इसलिए इसलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन ऑब्वियसली सल्फर का ज्यादा होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का यहाँ चाहिए था बट ऑक्सीजन का कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में लोन पे रिपल्शन होता है, इसलिए। तो ये एक्सेप्शन हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात का। तो बाकी में नहीं होता लोन का रिपल्शन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेसिकली छोटा है साइज में, इस वजह से होता है। साइज में छोटा है ना। यस। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम शो करता है। बाकी सब जो है वो पॉजिटिव शो करते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन तो एक ही कंपाउंड बनाता है, OF2। सल्फर तो है वो SF6 भी बनाता है, SF4 भी बनाता है। उसको तो एक्सपैंड कर सकता है अपना ऑक्टेट। बस यही बताया इसमें। एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन O2 O3 है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, हाइड्राइड्स के बारे में हम देखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है? H2O का है। भाई हाइड्राइड्स के H2O, H2S, H2SE, H2T। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ H2O का है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 1s का है, ऑक्सीजन 2p का है। तो इनके बीच में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो है वो काफी स्ट्रांग होगी कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। भाई जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। ऑपोजिट होगा ना रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बोलो। यस। बस ये वाला ऑर्डर आ गया हमारा। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सिंपल है। भाई ऑक्सीजन जो है बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट विल पुल आउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ पे देखो बताया भी गया, और जिसकी वजह से रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा। भाई अपनी तरफ ले आया तो इसका मतलब रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा। देखो ना यहाँ पे येलो येलो के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। सल्फर में थोड़ा कम होगा, सेलेनियम में थोड़ा और कम होगा। इसीलिए उनका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करता है। और इनमें तो ड्रैगोस रूल अप्लाई होता है, 90 के आसपास डिग्री एंगल होता है H2O के बाद से। ये एंगल तो याद ही होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes. ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है वो, देखो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है उसका डाइपोल ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है उसका डाइपोल ज्यादा होगा। तो H2O जो है वो ज्यादा होता है H2O H2S से, और इस तरीके से डिक्रीज करता है बेसिकली। सर डाइपोल मूवमेंट H2 का कम भी हो सकता है ना, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब अब देखो एंगल कितना आता है, 10 डिग्री ज्यादा है, 10 डिग्री से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा पे की बात कर रहे हो ना, कॉस थीटा में उतना फर्क पड़ेगा ही नहीं। ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस पे। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है वो वंडरबल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। H2O में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, तो वो एक्सेप्शनली उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और H2T उसके बाद आता है क्योंकि उसका मोलर मास सबसे ज्यादा है। इस तरीके से मेरा ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन है, विच हाइड्राइड पोजेसेस मैक्सिमम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। बस H2S आंसर आ गया मेरा, सिंपल है। बोलो। यस। यस सर। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? H2T का सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, तो हाइड्रोजन जल्दी से दे देगा, हाइड्रोजन जल्दी से दे देगा, तो वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। बोलो। यस। फिर आता है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स जो है, इनकी ऑक्साइड्स है मोनो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, अगर ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, अगर ऑक्सीजन का नंबर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करेगा। देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? बोलो। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ SO2 SO3 सर एक और बार बता सकते हैं आप? समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या है, if central atom is same then इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर मेरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो उसका ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके सर। SO2 SO3 के बारे में बात करते हैं। SO2 में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और 2 डबल बॉन्ड O होता है। SO3 में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पी पाई होता है और एक पी पाई डी पाई होता है। इसमें एक पी पाई, 2 पी पाई डी पाई। ये हमने पढ़ा था, याद है तो, केमिकल बॉन्डिंग में देखा था।
Yes. बोलो। Yes. हाँ, लाइट्स बाद में पड़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा